Hello students, my name is Basu Soni. I am not teacher, but my passion is teaching, so I follow my passion. Okay, so without wasting any time, let us start chapter. This is the chapter number 3rd of class 11th. This chapter is very important for your school exams, and not only for your school exam. This chapter is also important for your competitive exams like JEE, NEET, etc. Okay, so let's start chapter. So chapter name is विमीय विश्लेषण. अजी वीमा को पढ़ने से पहले आपको कई चीजों के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 त्रुटि वाला एरर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा. बट अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में आपको एक बिल्कुल अच्छे से बता दें. तो भैया सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो आता है आपके पास में भौतिक राशि. भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वे राशियां जिनका जिनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो. अब कंफ्यूज मत होइए, बता रहे हैं आपको. देखिए भौतिक राशि और कुछ नहीं है. अब ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसमें मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, यही आप लोग सोच रहे होंगे ना. तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको बताता हूँ. देखो पहले आप ये लाइन समझो, वे राशियां जिनका मापन संभव हो. यानी हर वो चीज जिसे आप देख पाते हैं उसे आप नाप भी पाते हैं. जैसे सपोज अगर मैं कहूँ मेरे घर में एक व्हाइट बोर्ड है और मैं कहूँ कि भैया इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको मीजर करोगे. ठीक है, और मीजर करने के बाद जो आएगा आप मेरे को बता दोगे. ठीक है, आंसर कर दो कि हाँ ये 40 सेंटीमीटर लंबा है. ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये आप बता सकते हो. ठीक है, तो हर वह चीज जिसका मापन संभव हो, जैसे दूरी का मापन संभव है, द्रव्यमान का. अगर हम बाजार गए, हमने बोला भैया 5 kg चीनी दे दो, तो चीनी को हमने किसमें, द्रव्यमान में तोला, मास 5 kg. ओके, तो जिस चीज का मापन संभव है, जैसे द्रव्यमान का संभव है, दूरी का संभव है, ठीक है, ऐसी वेग विस्थापन बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप माप सकते हो, वो क्या है, भौतिक राशि है. अब यहाँ पर एक पॉइंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. ये क्या है, अब मैं बताता हूँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष. लेकिन उससे पहले हम बता दूं कि कौन भौतिक राशि नहीं है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, प्यार. बट क्या हम इसको माप सकते हैं, क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं. ऐसा बोलो कि 10 kg प्यार करते हैं, 50 kg प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता है. दुख, यानी काफी सिंपल सी बात है, काफी सिंपल सी बात है. किसी की भावना, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशन है भाई, इमोशन, इमोशन की बात चल रही है. किसी की जो भावना है उसको आप नाप नहीं सकते हो, माप नहीं सकते हो, तो वो एक भौतिक राशि नहीं है. इसके अलावा अगर आपको पैसा एक दे दिया जाए, पेन, सपोज एक पेन दे दिया जाए, आप इसकी जो है कि व्यास नाप सकते हो, आप इसकी चौड़ाई लंबाई मोटाई सब निकाल सकते हो. ठीक है, तो इन चीजों का आप माप सकते हो. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, भौतिक राशि में ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है. भौतिक राशि में होती है आप किन चीजों को माप सकते हो, जैसे वेग, त्वरण, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब भौतिक राशि है, ना कि ऑब्जेक्ट जो पेन एन बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इसकी पेन की सिटी भी बच गई. अब देखो इतना तो समझ में आ गया कि भौतिक राशि कौन नहीं है और भौतिक राशि क्या है. भौतिक राशि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को मापना की जो राशियां हैं उनको भौतिक राशि कहते हैं. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दी जाए, जैसे सपोज आपको दे देते हैं एक टेबल, टेबल का मैं लेंथ और विड्थ निकालने के लिए कह रहा हूं, तो आप निकाल सकते हो. तो भौतिक राशि लेंथ और विड्थ हुई, ना कि वो टेबल. ओके, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं. अब यहाँ पर फिर से वापस भौतिक राशि में आ जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन. ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना है. देखो पहले सबसे पहले हम लोग चलाते हैं प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष मापन क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मापन. अभी समझो इसको. देखो डायरेक्टली डायरेक्टली मेजरमेंट बाय द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट, सपोज यहीं पर जो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, चलो यार एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हम ले लेते हैं, हाँ ये कंफ्यूज हो जाओगे आप. सपोज एक ट्राइंगल ले लिया, चलो. अब बात ये है कि हमने कहा इस ट्राइंगल की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है. तो आपने क्या किया, पकड़ दिया स्केल. ठीक है, स्केल पकड़ा और स्केल को यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से यहाँ तक रखा और मीजर कर लिया कि हाँ भैया इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर. तो चलो आपने मीजर कर लिया. तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप मेजरमेंट करते हो बाय द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी डायरेक्ट आप कुछ भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप बहुत होते हैं, स्केल है, ठीक है, आपका जो है कि अरे प्रकार हरकार, ठीक है, प्रोडक्टर, इन सबको आप यूज करते हो ना, तो आपने डायरेक्ट क्या किया, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट उठाया, उखाड़ा बोल रहा हूँ, उठाया और डायरेक्ट आपने मेजर कर लिया. ठीक है, तो साफ सीधी बात कहने का मतलब ये है कि जब मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से आप डायरेक्ट मेजरमेंट करते हो तो दैट इज प्रत्यक्ष मापन, आप प्रत्यक्ष रूप से मापन कर रहे हो. ओके, लेट अस नो अबाउट अप्रत्यक्ष मापन. ओके, अप्रत्यक्ष मापन. अब अप्रत्यक्ष क्या हुआ, अजी सिंपल, जब हम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज नहीं करते हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं फिर इसमें, इसमें हम फिजिक्स की, जो फिजिक्स के लॉ है, ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन या जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम इनकी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. ओके, इनकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, मीजर करते हैं. ओके, मापन करते हैं.
तो ऐसे मापन को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मापन। समझ में आया? अरे कुछ नहीं आया होगा समझ में, मेरे को पता है। यहाँ पर देखो क्या है, कुछ नहीं रहा है। वो कह रहा है जब हम फिजिक्स के लॉ, जैसे कई लॉ होते हैं फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के कैलकुलेशंस जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, कैलकस, ओके, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उनकी बेस पे हम लोग मेजर करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम दें आपको, तो सपोज फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये मून है। अब किसी बंदे ने कह दिया कि यहाँ से अर्थ से चांद तक की दूरी कितनी है, बताओ। तो क्या हुआ होगा? कोई बंदा इंच टेप पकड़ के, क्या इंच टेप पकड़ के धरती से चांद तक गया होगा? नहीं ना गया होगा। क्या हुआ होगा? उन्होंने साइंस के बेस पे, फिजिक्स के बेस पे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे मीजर किया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। यानी नॉर्मल सी बात है भैया, आप जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जो मेजरमेंट करोगे वो फिजिकल जो कैलकुलेशन है, फिजिकल मैथमेटिक्स, उसके थ्रू ही करोगे। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन। अब मैं थोड़ा एक प्रीव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने अभी, फिर से जरा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले भौतिक राशि वे राशि जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो। लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का रूप से मैंने बता दिया कि अप्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष यानी कि जब आप डायरेक्टली मेजरमेंट करते हो किसी भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे प्रकार, स्केल आदि, ठीक है। और अप्रत्यक्ष जब आप फिजिक्स के कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फिजिक्स और फिजिक्स के लॉ और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसके थ्रू जब आप मेजर करते हैं, जब आप मेजरमेंट करते हैं किसकी, लेंथ, ओके, स्पीड, ईटीसी, ओके, तब जो भी भौतिक राशि की आप मेजर करते हो अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है, ठीक है। और भौतिक राशि वह है जिनका मापन संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आई होप। मापन संभव होगा मतलब समझ गए ना, और किनका मापन संभव नहीं है ये भी मैं बता चुका हूं, जैसे प्यार, सुख, दुख, इमोशन, ओके। अब चलते भैया अपना अगला टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को क्लियर कराने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने भी सोची होगी कि यार अप्रत्यक्ष मापन होता किस प्रकार से। वो तो चलो मैंने बता दिया, ओके। जो अप्रत्यक्ष मापन है तो मैंने शब्द में कहा, भी मैं करके भी दिखाता हूं आपको अप्रत्यक्ष मापन, ठीक है। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से वहां तक की दूरी। हुआ यूं, चांद तक की दूरी हमने कैसे निकाली? हुआ यूं कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ओके। अब हुआ यूं कि, हाँ, हुआ यूं कि यहां से जाओ भैया तुम, यहां से आओ तुम जी, यहां आ गए। अभी समझा रहे हैं हम कि कैसे मेजर किया, ओके। अब क्या हुआ बताते हैं। यहां पर हमने लगा दिया एक ट्रांसमीटर, ओके। यहां पर लगा दिया एक हमने रिसीवर, ओके, रिसीवर। देखो हमने दो रेडार यूज करे, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, ठीक है। हमने क्या किया, धरती के तल पर, ठीक है, हमने सरफेस पे, हमने धरती के सरफेस पर, जहां पर आप खड़े हो वही सरफेस है, वहां पर एक ट्रांसमीटर लगा दिया, एक मशीन होती है, चलो लगा दिया, ठीक है, जो रडार वाली एक मशीन होती है। इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स 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 वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम कर लेते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। हुआ यूं कि हमने धरती के सरफेस पे एक ट्रांसमीटर लगा दिया, एक मशीन रडार टाइप की है, और ट्रांसमीटर से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऊपर की ओर भेजा, ठीक है। और ये जो वेव है इसकी एक खासियत है कि ये पैकेटों, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ऊपर जाती है, ऐसे करके, ये देखो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ऊपर जाती है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, किसी ने पूछ दिया अगर स्पीड कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। होता इससे कम है बट लगभग इसके बराबर ही होता है, होता इससे कम है, वो बात सही है कि इससे कम होता है, लेकिन लगभग प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है, कुछ 2 9 कुछ का अंतर है, ओके। तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट याद आता है कि हमने जो है कि ट्रांसमीटर से जब वेव भेजा, वेव पता है ना, तरंगे, ठीक है, लहरें। तो जब हम ट्रांसमीटर से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों भेजा, इसका रीजन पहला और दूसरा क्या है, दो रीजन है इसके बड़े। पहला तो ये एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, दूसरा रीजन, अगर ये आपको एक अच्छा रीजन नहीं लग रहा है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, तो चलो यार नहीं, पैकेटों के रूप में हम सीधे भी भेज सकते थे। तो पहला रीजन इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए, फॉर मोशन, इसको गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब मीडियम क्या है, अरे भैया 10 में आलू छील लेते का, अब इधर देखो मीडियम समझा देते हैं, कोई समझाएगा नहीं, हम समझा देते हैं। मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है, हिंदी में। एक्चुअली अगर सपोज ये आसमान है, दो बंदे यहाँ खड़े हैं, ठीक है, एक है एंजल, एक है, इसको ले लेते हैं, चलो हम बी ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज एंजल ने क्या किया, वेट, हाँ, वेट 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 वेट, सपोज एंजल ने क्या किया, कुछ बोला, ठीक है। तब उसने जो बोला, उसने जो साउंड निकाली अपने वोकल से, ठीक है, जो उनके कंठ में हेरिक्स होते हैं, जहां से भी आती है, पता है आपको, स्वर रज्जु। तो उसने जब साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो अब इस बंदे को सुनाई कैसे दिया, जब वो साउंड उसके कानों में घुसी होगी, ठीक है। पर ये बात आती है कि कानों तक गई कैसे। तो क्या हुआ, जब उसने बोला, एंजल ने बोला, तो उसके जो स्वर है वो एक धूल के कण पे, क्योंकि जो है कि हमारे आसमान में छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, किसकी, धूल की, ठीक है। कण, कुछ भी कण हो सकते हैं। तो यहाँ टकराया, फिर यहाँ से आगे वाले में टकराया, इसने आगे वाले को दिया, इसने आगे वाले को दिया, और ऐसे करते करते इसके कानों में घुस गया, और बी बोला अरे वाह मजा आ गया, ठीक है।
जो मीडियम है वो कोई पार्टिकल्स हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पे हमारी, अगर एक तरीके से मैं समझाऊं, जिस पे आपका जो साउंड है वो टकरा करके आगे ट्रेवल करे, यानी उसको रास्ता प्रदान करे। मीडियम एक प्रकार का रास्ता है, ठीक है। अगर जैसे कहीं पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे हम वैक्यूम बोलते हैं ना, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां कुछ ना हो, ना एयर हो, ना गैस हो, ना कोई चीज हो, बिल्कुल खाली हो, तो वैक्यूम के अंदर भी कोई आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो सेम स्पेस, हम सभी जानते हैं कि स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, धूल के कारण कोई भी गैस नहीं है, ठीक है, हम सभी जानते हैं स्पेस पूरी तरीके से क्या है, खाली है, तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए हमने मैकेनिकल वेव्स का यूज नहीं किया साउंड का, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया, ताकि ये क्या करे, गति कर सके, स्पेस में भी जा सके। तो अब आते हैं हम कहानी पे, तो ट्रांसमीटर लगा के यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को धीरे 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 ऊपर भेजा, और जब ये मून की सरफेस से टकराया और टकरा करके वापस आया, यहाँ पर साइंटिस्टों ने लगा रखा था एक और मशीन, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, ये भी एक रडार मशीन है, ठीक है, रिसीवर। अब आगे क्या हुआ, आगे देखो, रिसीवर आया, अब इसने क्या किया, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धीरे 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 यहाँ पर गई और टकराई और वापस आई, तो ट्रांसमीटर ने भेजने का काम किया, रिसीवर ने इसको कैच करने का काम किया, ठीक है, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में और वहां से यहाँ तक आने में जो लगा समय टी, उसको भी एक मशीन ने क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमको क्या, हमारे पास स्पीड भी है, हमको टाइम भी मिल गया, हमने निकालनी थी ये अर्थ से मून तक की दूरी, ठीक है। चलो, ये अर्थ से हमने निकालनी थी मून तक की दूरी, कितनी आई, अब निकाल लेते हैं। हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, सभी जानते हैं यार भैया कि यार चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम 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 सबका आता है, अपना टाइम आएगा, ओके। स्पीड कितनी रखी हमने, स्पीड रखी हमने 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। अब यहां से यहां तक जाने में और वहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, कुछ भी लगा होगा, सपोज जेड लगा, ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा, हमको नहीं पता। तो जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, 3,84,400 किलोमीटर, इतनी आई। यही क्या है, क्या है, अर्थ टू मून का डिस्टेंस है, ठीक है। तो राम कहानी समझ में आ गई आपको कि कैसे निकाला साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन करके पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी। बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। ट्रांसमीटर लगाया, अर्थ की सरफेस पे रख के, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजे, क्यों भेजे ये भी बता दिया हूं, कैसे जाते हैं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जाते हैं, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी, इसकी स्पीड इतनी प्रकाश के चाल के बराबर नहीं कह सकते, थोड़ा कम होती है, ओके, बट हम ले लेते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। और मीडियम क्या है समझा चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये बता दिया कैसे किया, टकराया, वापस आया, टाइम नोट किया, समझ में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वाला टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा अप्रत्यक्ष मापन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके, लेट्स गो। अब आता है हमारे पास एक और टॉपिक आता है, मूल राशि। मूल राशि क्या है, अजी मूल राशि क्या है, बहुत सिंपल है, वे राशियां जो किसी अन्य से उत्पन्न ना हो, तथा जो किसी अन्य अन्य या आपस आपस में भी, या आपस में भी, आपको टॉपिक रहने दो, हाँ, किसी अन्य अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो, मूल राशि कहलाती है। नॉर्मल सी चीज है, वे राशियां जिसे, जो किसी अन्य से उत्पन्न ना हो। अन्य से उत्पन्न ना हो क्या मतलब क्या है, यानी ये पहले से ही थी, ठीक है, ये पहले से ही थी, इनका वजूद कहते हैं ना, वजूद, तो इनका वजूद पहले से था, ठीक है, जब कोई नहीं था ये तब से तब से थे, ठीक है, जब कोई नहीं था तो कौन था, छोड़ो छोड़ो, हमको क्या। देखो, ये कहने का मतलब ये नेचुरल है, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से थे, ठीक है, ये किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है, ये स्वयं से थे, किससे थे, स्वयं से, इसीलिए इनको मूल राशि कहते हैं। बाकी सारी जो राशियां होती है वो इनसे उत्पन्न होती है, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो समझो, देखो, ये राशियां स्वयं से है, ठीक है, किसी अन्य से उत्पन्न नहीं है। दूसरा, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, चलो, लंबाई। लंबाई एक मूल राशि है, ये क्या किसी और राशि पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है, किसी और राशि पर निर्भर करती है, नहीं, नहीं करती है। और यहीं पर हम ले लेते हैं वेग, ये एक व्युत्पन्न राशि है, ना कि मूल राशि है, और इसको अगर हम देखें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ओके। और यहाँ पर एक चीज समझो आप, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई तो है, ठीक है, तो लंबाई बटे समय। अब यहाँ पर देखो, वेग को व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई और समय का जरूरत पड़ा, ठीक है, तो लंबाई और समय दोनों क्या है, दोनों मूल राशि है, ठीक है। अब इस पे जो है कि वेग डिपेंड कर रहा है, इस पे वेग डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या लंबाई या समय डिपेंड कर रहा है वेग पे, नहीं कर रहा है। वेग डिपेंड कर रहा है, वेग को बताने के लिए, वेग को परिभाषित करने के लिए हमें लंबाई और समय का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब जो लंबाई और समय है स्वयं से है, इसको किसी और ने नहीं बनाया। अब आगे चलते हैं, निर्भर ना करते, आपस में भी निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है। अब मूल राशि के मात्रकों को, मूल राशि के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। कितनी है इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी है, संख्या बराबर 7। कौन कौन से, आ जाओ देखते हैं।
पहला है आपका क्या, हम लेते हैं, चलो मास ले लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ द्रव्यमान। दूसरा है आपका लंबाई, दूरी भी लिखते हैं कई लोग। तीसरा है आपका हम लिखते हैं समय। चौथा है आपका ताप, ठीक है। पांचवा है आपका ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। छठवा है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा, ओके, पदार्थ की मात्रा। अब देखो ये 7 है, इतना समझ आ गया ना। ये 7 मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये किसी अन्य से उत्पन्न नहीं है, ये क्या है, स्वयं से है, ये प्रकृति में पहले से पाई जाती थी, ठीक है। ये जो राशियां हैं इनको किसी और ने नहीं बनाया, ये पहले से ही थी, ओके। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मूल राशि क्या है। और इनके मात्रा को, जैसे मास का मात्रक द्रव्यमान का क्या है, केजी, लंबाई का क्या है, लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर, समय को सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। ताप को किसमें नापते हैं हम लोग, केल्विन, केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता, इसको किसमें नापते हैं हम लोग, ज्योति तीव्रता को नापते हैं हम लोग कैंडेला में, ठीक है, कैंडेला। विद्युत धारा अजी एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, ये हो गए इनके मूल मात्रक, मूल मात्रक। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे अभी मैंने थोड़ा रफली काम करवाया, आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया, अभी तो मेन इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वीमा निकालना सीखोगे इस वीडियो में, आप लोग न्यूमेरिकल लगाना सीखोगे, सारे जो भी आपके जो रिफ्रेशर है उसमें जितने न्यूमेरिकल्स है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और न्यूमेरिकल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो यार उसमें बहुत छोटे छोटे हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसमें हम ऑल पॉइंट्स को कवर करेंगे। अभी आप इतना ही समझ गए, वैसे ये सब आपने पहले चैप्टर में पढ़ना था, बट कोई गल नहीं भाई, इस चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। किसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता हो, ओके। यानी व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जैसा कि हमें पता है कि दूरी और समय दोनों क्या है, दूरी को हम लंबाई भी कह सकते हैं, तो लंबाई और समय दोनों क्या है, दोनों मूल राशियां हैं। और चाल को व्यक्त करने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता चाहिए, है कि नहीं है। मीन्स आपको चाल को अगर डिफाइन करना है तो आपको दूरी और समय इन दोनों की आवश्यकता होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन्हें हमेशा अगर हम व्यक्त करें या इन्हें परिभाषित करें तो इनको परिभाषित करने के लिए हमको इसके मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम एक और ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं बल को ले लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या, त्वरण। अब यहाँ पर देखो बल, अब आप कहोगे कि त्वरण, त्वरण तो भैया हमने सुना कि है ही नहीं मूल राशि, आप कैसे कह दे रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए द्रव्यमान आपका मास एक मूल राशि है, और त्वरण, त्वरण को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन अर्थात लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई और समय ये एक मूल राशि है, मास द्रव्यमान एक मूल राशि है, यानी द्रव्यमान और लंबाई बटे समय यानी वेग और ये लंबाई और समय, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी मूल राशि। और इससे क्या व्यक्त होता है, एक राशि व्यक्त होती है जो कि है बल, और बल क्या है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। समझ में आ गया होगा व्युत्पन्न राशि, ये बहुत है, ठीक है। वो तो केवल 7 है लेकिन ये बहुत है, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हमारे पास अगला टॉपिक आता है एक पूरक राशि, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब आता है मेन पॉइंट हमारे पास कि बीमा क्या है, बीमा एक्चुअली में बीमा है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीमा क्या है, आइए देखते हैं बीमा क्या है। देखिए किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, की बीमाएं बीमाएं सॉरी, बीमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, आप लिखते भी जाइए यहाँ, के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। हमको पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा देते हैं। देखो बीमा क्या है, अगर मैं नॉर्मली भाषा में बोलूँ ना तो बीमा कुछ नहीं है, घात है। बीमा क्या है, घात है। अरे घात पता है ना, एम टू दी पावर एन, ये तो पावर है एन, यही तो घात है, ठीक है। तो बीमा ही कुछ नहीं है, बस घात है, ठीक है। नंबर आप ले सकते हो 2 3 4, यही तो बीमा है, ठीक है, और कुछ बीमा नहीं है। लेकिन अब चलो एक्चुअल में हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो कह रहे हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती है। कोई भौतिक राशि है, सपोज मांग लेते हैं वेग, ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ओके। अब किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक को पछाड़ते हैं। वेग के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक को पछाड़ते हैं। चूंकि मूल राशियां हैं, इनके मूल मात्रक क्या है, आइए देखते हैं।
मूल मात्रक। विस्थापन, विस्थापन क्या है? दूरी है, तो दूरी मीटर अपॉन समय सेकंड। ओके, अगर इस अपॉन से अगर मैं इसको हटा दूं, ऊपर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स 1। ओके, ये आ गया हमारा। यहाँ पर ये जो -1 है, यहाँ पर वीमा क्या है? जो ये -1 है ना, यही क्या है? वीमा है, भौतिक राशि की वीमा है। ठीक है, अब एग्जांपल हमने दे दिया, अब थोड़ा समझ में आएगा। दोबारा रिपीट करते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, वेग, चाल, त्वरण, ठीक है, की बीमाएं वे घातें होती है, घात, जैसे ये घात है, ठीक है, घातें होती है जिन्हें वे घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, इस राशि का जो मात्रक है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक को, ये मूल राशि इनके मूल मात्रक है, मीटर सेकंड, इनके ऊपर जो घात चढ़ाते हैं, यही क्या है? यही क्या है? ये जो -1 है, यही तो बीमा है। ठीक है, आई होप आपको बीमा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप बस इतना समझ जाओ कि बीमा कुछ नहीं है, बीमा सिर्फ और सिर्फ घात है। हम लिखते हैं ना, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सपोज हमने लिख दिया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो 2 है, यही तो है। और अगर चलो इसको हम ऐसा नहीं लिखे, तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ओके, तो ये जो 2 है, यही तो क्या है? घात है। और घात क्या है? घात बराबर वीमा। वीमा और कुछ नहीं है, घातें हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है वो अभी आगे पता करेंगे, लेकिन अभी पहले हम सीखेंगे वीमा को कैसे निकाला जाता है। आप इस वीडियो में आए हैं, आपको सब पता चल जाएगा, चिंता की बात नहीं। ये चैप्टर तो आपके दिमाग में एकदम फाड़ू तरीके से घुसा के रखेंगे हम। ओके, अब बात कर लेते हैं कि बीमा है क्या, कि मतलब सॉरी, बीमा क्या है वो तो पता चल गया आपको, कि बीमा निकालते कैसे हैं। बीमा, तो बीमा को निकालने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला, हमको मूल राशि के बीमा ज्ञात होने चाहिए। अगर आप बीमा निकालना चाहते हो किसी भी भौतिक राशि की, तो आपको मूल राशियों की बीमाएं ज्ञात होनी चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। ओके, आइए निकालते हैं। पहला है हमारे पास मास, द्रव्यमान। दूसरा है हमारे पास लंबाई, दूरी भी लिखते हैं कई लोग। तीसरा है हमारे पास समय। चौथा हमारा क्या है? चौथा क्या है? इसकी बहन की भूल गए क्या हम? चौथा ताप। पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठवां ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति लड़की की बात नहीं हो रही है। सातवां पदार्थ की मात्रा। अब ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने मूल राशि। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि जब इनकी आपको बीमा पता होगी, तो आप अन्य की भौतिक राशि की बीमा निकाल पाओगे, जैसे वेग की, त्वरण की, ठीक है, चाल की, ठीक है, ऊर्जा की, ये जितने भी भौतिक राशि है, इनकी आप बीमा निकाल पाओगे। कब कब कब? जब आपको इन मूल राशियों की बीमा ज्ञात हो। अरे बहुत ही आसान है, अभी देखिए ना। ठीक है, अब इनके मूल मात्रक लिख लो। मूल मात्रक, ये एसआई में होता है जी, याद रखना। और एसआई हमारे एमकेएस पद्धति के काफी करीब होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति है एक तरीके से। तो चलो अब निकाल देते हैं। अजी, मास का क्या है? किलोग्राम। लंबाई को क्या है? मीटर। समय का क्या है? सेकंड। ताप का क्या है? ताप का क्या है? केल्विन, केल्विन। ओके, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ दिया होगा मोल क्या होगा। अब हमारे पास आ जाते हैं मेन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो याद करना मैंडेटरी है, एकदम एकदम आवश्यक है। देखो, ये है आपके वीमा, इनकी वीमा। ठीक है, इनकी बीमा देखो आप। मास केजी, इसकी बीमा है एम। ये साइड से जो बड़े कोष्टक है, इसको लगाना बड़ा आवश्यक है जी। अगर ये ना लगाओगे तो सॉरी, आपका प्रिंसिपल, कोई भी टीचर, बोर्ड एग्जाम कुछ भी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो नंबर काट देगा। कहीं स्कूल में कल मैं ना कर दूँ, अगर सर ने मेरी वीडियो देख दी तो कोई बात नहीं। देखो, मास केजी, इसकी बीमा है एम। ठीक है, वो भी बड़े कोष्टक लगा के। लंबाई, लंबाई मीटर, लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? एल, जो कि लेंथ है। समय, समय सेकंड, तो समय को टी। ताप, ताप केल्विन, और इसमें थीटा। विद्युत धारा, इसको ए ही लिखते हैं। ज्योति तीव्रता सी डी। मोल, मोल को क्या करते हैं हम? मोल ही लेते हैं। अरे चलो अब डिफाइन कर देता हूँ, बहुत आसान है। हमने कहा बीमा ज्ञात करना है हमको, बहुत सारी राशियों की, जो भी भौतिक राशि होती है, वेग, त्वरण, चाल, उनकी बीमा ज्ञात करने से पहले हमको मूल राशि की बीमा ज्ञात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि मूल राशि से ही बाकी अन्य राशि बनी हुई है। तो अगर हमें इनकी बीमाएं ज्ञात हो गई, तो हम बाकियों की बीमा निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मूल राशि हमने बोला कितने हैं? टोटल 7 है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां। मास, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इनके मूल मात्रक एसआई सिस्टम में क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में मास को हमेशा केजी में, लंबाई को हमेशा मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। अब इनकी बीमाएं क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, इनकी बीमा। और इसका मैं एक ट्रिक भी बताता हूं। देखो, मास द्रव्यमान है, मास तो एम से एम, ये इसकी बीमा हो गई एम। लंबाई लेंथ एल, लंबाई लेंथ होता है तो एल उठा लो, लेंथ एल। समय टाइम, टाइम का टी। अरे देखो ना, मास सबका पहला पहला उन्होंने यूज कर लिया एम, इसका
एम यूज कर लिया, लेंथ इसका उन्होंने एल यूज कर लिया, ओके। ऐसे टाइम, टाइम का उन्होंने टी यूज कर लिया। अब ताप में क्या हुआ कि उन्होंने केल्विन इसका मूल मात्रक है, ठीक है। ताप में उन्होंने बस थीटा लगा दिया, क्या लगा दिया, एक चीज आपको याद रखना, ताप के लिए हमेशा थीटा, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, इसका ए उठा लो, ठीक है, देखो ए। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, इसका सी और डी उठा लो। और मोल तो सीधा मोल ही है भैया, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। तो क्या बोला मैंने, मास द्रव्यमान का क्या है एम, लंबाई का एल, समय का टी, ताप का थीटा, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का सी डी, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो अब आपको ये समझ में आ गया जी, आ गया, अरे आ गया होगा, इसका क्या है, इसको बस आपने याद रखना है, 7 मूल राशि याद रखनी है, 7 मूल मात्रक उनके याद रखने हैं, और सातों की बीमा याद रखनी है, बाकी सब अपने आप होता है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते बीमा, ठीक है। बीमा निकालना, बीमा निकालना। अब इसके लिए क्या चाहिए, अब इसके लिए भी कुछ कुछ चाहिए। सबसे पहले आपको इस तरफ लिख देते हैं भौतिक राशि, आपको भौतिक राशि दे दी जाएगी, किस भौतिक राशि की बीमा निकालनी है। उसके बाद आपको उसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए, विमीय सूत्र, और उसके बाद उसकी निकल जाएगी बीमा। ये 4 चीजें चाहिए जी, ठीक है। अब कैसे चाहिए और क्यों चाहिए अभी दिखाते हैं। यहाँ ले लो व्हाइट, आ जाओ जी सर, ये हुई ना बात, ये खचैक खचैक खचैक। अरे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो भाई, बोर ना होगे। देखो भौतिक राशि, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, छोटे से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये एक भौतिक राशि है। क्यों है, क्यों है, क्यों है, फटक से बताओ। क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। हमने कहा भौतिक राशि वो राशि है जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव है। तो क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। और चूंकि लंबाई एक प्रकार की लेंथ है, तो वी में सूत्र एल गुणा गया चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है, ठीक है, एल। अब यहाँ पर आपने, यहाँ पर जब मैं वीमा निकाल रहा हूँ, तो आपने ये देखना है कि कहाँ पर पावर कैसे चढ़ रही है, अपॉन में है तो कैसे माइनस हो रहा है, माइनस माइनस है तो कैसे कट रहा है, क्या हो रहा है वो आपने देखनी है, ठीक है। सारी राशि निकाल रहा हूँ, देखो एल इंटू एल, चूंकि सेम है एल एल, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टू, एल स्क्वायर भी आप कह सकते हो, एल टू, चूंकि 2 एल है तो एल टू, ठीक है। एक हम ले लेते हैं एक और, तो कलर क्या चेंज करना है वैसे ले लेते हैं। आयतन, सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया मोटाई। आपको अब मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, आपने उसका सूत्र भौतिक राशि का ना, भौतिक राशि का आपको सूत्र ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है, एकदम बहुत। अगर सूत्र याद है तो बीमा सूत्र तो घंटा कुछ नहीं, आप सीधा निकाल लोगे। और बीमा तो बस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है बाबे, ज्यादा चिंता ना करने का, मैं हूं ना, ठीक है। अरे भाई है तुम्हारा यार, और भाई के पास कोई नहीं है, भाई का बिल क्या कहें, अब छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं टॉपिक। अब एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ वेग। अजी वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी तो है, यहाँ से कोई चीज यहाँ गया सीधे गई तो विस्थापन, ठीक है, एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी का क्या है, दूरी को एल से करते हैं, ये देखो ना दूरी को, दूरी का विमा, विमा सूत्र क्या है एल, ठीक है। और बट्टे में बट्टा, ठीक है। समय, समय का क्या है जी, देख लेते हैं, टी, टी है, ठीक है, समय का टी तो टी, ये लो जी टी। अब इसका जो है कि निकालना है विमा। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर देखो आप, थोड़ा इसको ढंग से कर देता हूं, टी। अब यहां पर आप देखो, ये जो टी है ना, ये जो टी है, इस पर अभी कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस माइनस कुछ दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, नहीं। और हम कहते हैं जैसे अगर 1 या +1, बात बराबर है ना, 1 हो या +1 का हो, बात दो बराबर है। यानी आप किसी मतलब नंबर के आगे प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो क्या है, अगर वो धनात्मक राशि है। जैसे अभी टी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है प्लस, लेकिन इस पे है, ये अभी इस पे माइनस होता तो हम कहते नहीं है, लेकिन इस पे भी है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो अब इस पे उल्टा हो जाएगा, तो इस पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस, चूंकि टी एक है तो -1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर तो हो जाएगा एल टी, ऊपर गया तो -1, सॉरी यार, -1, एल टी -1, ये निकल गई वीमा। -1 कहां से आया, चूंकि इस पे +1 क्या है, +1 क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो गया तो -1, अभी और आ जाएगा। चाल बराबर भी सेम होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी एक प्रकार की लंबाई एल, ठीक है, समय टी, ठीक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यही होगा सेम एल टी -1, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, अगला हमारे पास त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सरलतम हो जाएगा आपके लिए। आपने वेग की बीमा निकाल रखी है, आपको वेग की बीमा याद है, तो डायरेक्ट रख दो आप एल टी -1 रख दिया, अब बटे में लगा दो टी, हाँ अब समझ में आएगा, एल का एल, टी का टी। अब देखो ऊपर टी है नीचे टी है, ऊपर वाले पे पहले से -1 है, ये प्लस है, ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो चूंकि पहले से ऊपर टी -1 है, नीचे से फिर एक और टी जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी गणित तो पता ही होगी, ठीक है। नहीं भी है तो देख लो, सीखो, एक एक की निकालो, जब तक निकालोगे नहीं ना बीमा, आपको निकालना नहीं आएगा तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम बल का निकाल लेते हैं। बल, बल बराबर क्या होता है, देखो बल बराबर हमेशा F इक्वल टू एम है, ये सूत्र याद रखना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। F इक्वल टू एम है, तो द्रव्यमान गुणा गया, हाँ, द्रव्यमान गुणा गया त्वरण,
वही वाली बात आ गई, त्वरण की बीमा तो निकाल रखी है, द्रव्यमान की बीमा क्या है, बीमा सूत्र m, ये देखो m है ना, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम m गुणा, तो गाइस कल हमने जो है कि बल तक निकाल लिया था, मैं आज अगले दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज भी उससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये ले भाई, आ जा, बढ़िया, ये आ जा, ये बढ़िया, ये कैच। आज थोड़ा तुम्हारे भाई का मूड खराब है, ठीक है, आ जा, चलो। एक तरफ हमने लिया था, क्या लिया था जी, यहाँ पे लिया था हमने भौतिक राशि, भौतिक राशि। इस तरफ हमने लिया था, क्या लिया था, उनके सूत्र। इस तरफ लिया था हमने विमीय सूत्र, और यहाँ पर हमने लिखी वीमा, ठीक है। तो हमने बल तक का निकाल लिया था, अब आगे चलते हैं। आज हमारे पास स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्य से। कार्य क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, सबको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, यानी कार्य बल लगाकर, एफ लगाकर का बल की ही दिशा में विस्थापन एस, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन, विस्थापन, समझ रहे हो, बल गुणा गया विस्थापन, ये इसका सूत्र है। और विमीय सूत्र, बल की बीमा हमने कल निकाली। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मैं अभी टॉपिक आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपको, चलो बम, सॉरी बम बोल रहा हूँ यार, बल की बीमा ज्ञात नहीं है, ओके, हम अब क्या करोगे आप, बल की बीमा, बल की बीमा आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन आपको सूत्र याद है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, यही तो होता है बल। तो आप पहले बल की बीमा निकाल लो। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर निकालू, तो द्रव्यमान जो कि मास है एम, त्वरण, त्वरण की एल, अच्छा चलो आपको त्वरण की भी नहीं पता, तो पहले त्वरण की भी निकाल लो आप, अब धीरे धीरे बढ़ो। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है, निकाल लो बराबर वेग में परिवर्तन। चलो वेग की भी नहीं पता आपको, वेग, चलो वेग बराबर निकाल लो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब ये देखो, एक हमको कार्य की बीमा निकालनी थी, उसका फॉर्मूला है बल गुणा गया विस्थापन, ठीक है, क्योंकि आपको बल की बीमा याद नहीं है, विस्थापन तो चलो आप लोग लेंथ है तो एल लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पर भी मैं सूत्र में आप लोग एल लिख दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बल की बीमा याद नहीं है। फिर बल की बीमा निकालने के लिए आपको द्रव्यमान गुणा के त्वरण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो द्रव्यमान का आसान है, आप एम कर दोगे, त्वरण का कैसे निकालोगे, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। अब आप समय तो चलो कर दोगे टी, लेकिन वेग का क्या, ठीक है, तो वेग का भी आप नहीं निकाल पाओगे। फिर वेग का निकालने के लिए आपको विस्थापन बटे समय, अब विस्थापन एक लेंथ है एल अपॉन समय टी, क्या हो जाएगा, बराबर एल टी माइनस वन। तो अब यहाँ पर वेग का निकल आया, अब हमने त्वरण का निकालना है, तो वेग परिवर्तन, वेग एल टी माइनस वन बटे समय टी, वेग परिवर्तन यानी वेग, सीधी सी बात, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, ओके, त्वरण की भी निकाल आई। अब द्रव्यमान तो आपको पता चल गया, त्वरण भी पता चल गया, एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर बल की आ जाएगी, बल की क्या आ गई, एम उधर चले जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ओके। अब चलो बल की भी निकल आ गई, अब आप रख दो यहाँ पर बल, बल का क्या आया, एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन एल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीमा क्या आ जाएगी, इसका कैलकुलेट करो, देखो एम है तो एम, अब देखो एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो दो एल, तो एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो एक हमको कार्य की बीमा निकालने के लिए इतना हमको झंझट करना पड़ा, ठीक है, तो इसलिए आपको सुविधा के लिए कई छोटी छोटी चीजों की बीमा याद भी करनी होगी, जैसे बल की बीमा, त्वरण की बीमा, वेग की बीमा, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, आप इसको तो याद करना ही है, ठीक है, एकदम बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हो गई, अब आपको पता चल गया होगा, ओके, कैसे निकालते हैं। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ ना कि आप, मैंने अभी पहले, इससे पहले क्या कहा कि आप ये त्वरण की बीमा रख दो, इसकी बीमा रख दो, अगर आपको उसकी बीमा भी याद नहीं तो क्या करोगे, तो पहले आप उस राशि की बीमा निकालोगे। जैसे हमने अभी कार्य का निकाली, कार्य का निकालने के लिए उसमें कितनी राशियों को तोड़ना पड़ा, तब हमने निकाली, ठीक है, उसी प्रकार से आपको इनका निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन हमको क्या है कि हम याद कर लेते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होती, जैसे सबको पता है यार, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू सबको याद है, वेग की बीमा एल टी माइनस वन, ठीक है, ऐसे ही अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन में मजा आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। तो इन सबको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, और फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कॉपी लेके, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कार्य के बाद आता है हमारे पास शक्ति। शक्ति का क्या फॉर्मूला है, शक्ति है कार्य बटे समय, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है, कार्य बटे समय क्यों हो गया, क्योंकि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, तो कार्य अपॉन समय। अब कार्य की अभी भी हमने निकाली नहीं, निकाली, निकाल लेते हैं, बल एम एल टी, सॉरी एम एल टी माइनस टू, ओके, इंटू एल, क्या आया, एम एल टी, सॉरी एम एल टू टी माइनस टू, ओके, ऐसी कार्य। अब कार्य की बीमा, ये है कार्य की बीमा, इसको यहाँ पर रख दो ऊपर, ठीक है, रख देते हैं, ये कार्य की जगह पर रख देते हैं, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। अब यहाँ पर देखो एम एल टी, यहाँ नीचे कहीं एम एल है, कुछ नहीं है, इनमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, सीधा लिख दो एम एल टू। अब टी है,
मैंने कहा ये पॉजिटिव का, इस पे +1 है अभी, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो t माइनस का 2 तो पहले से है, एक और -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इससे थोड़ी गजबज गजबज हो रही है, ऐसे नहीं आएगा जब तक आप खुद लेके नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर रख दो ml2 t-2 ओके, हो गया ml2 t-3। इसके बाद आता है हमारे पास घनत्व। घनत्व डेंसिटी, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र तो आपको याद करना ही है, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान m, आयतन L Q। हमने निकाला था ना आयतन बराबर क्या होता है, अरे याद दिला देता हूँ यार, फिर से काहे चिंता कर रहे हो। द्रव्यमान बराबर होता है, सॉरी आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया मोटाई, ठीक है। लंबाई एक प्रकार की दूरी तो L इंटू चौड़ाई एक प्रकार की दूरी तो L, मोटाई भी तो एक प्रकार की दूरी है L। अरे नहीं समझ में आया क्या, ये देखो ये है ना, ये कोई समान है, ये है, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, क्योंकि ये 3D शेप है तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी, तो यही तो आयतन ये है, ठीक है आयतन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये भी समझा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो L3 है, ऊपर कोई L है नहीं, क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा। अरे जो कह दिए हम सो कह दिए, M है तो M। अब ये L ऊपर जाएगा कितना, इस पे +3 है, ऊपर जाके -3 है, बार बार बोल रहे हैं कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आप इस दुनिया पे हो ना, खूब पैसा है आपके पास, खूब कमा रहे हो, जैसे ऊपर चले जाओगे आप ऋणी गरीब हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो घनत्व भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास संवेग। संवेग मोमेंटम, अरे संवेग का एक सूत्र है ना, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा गया वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणा गया वेग, अजी रख दो द्रव्यमान m, वेग LT-1, यही तो है, क्या आ गया MLT-1, MLT-1। अब एक चीज बताओ, अभी तक कोई भी अभी हमने ऐसी बीमा देखी जिसमें MLT-1 है, देखी नहीं है ना, MLT-1, ठीक है। तो ये एक अलग आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक चीज नोटिस करी कि वेग और चाल की बीमा क्या है, समान है, LT-1 LT-1, ठीक है। तो बीमाएं दो तीन राशियों की समान भी हो सकती है, ठीक है। ये मत कहना कि ये गलत हो गया, नहीं उसकी बीमा ऐसी है, इसकी बीमा ऐसी कैसे अलग नहीं आई, तो दो तीन राशियों की बीमा समान हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, ठीक है। संवेग भी हो गया, अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अरे बहुत ऊर्जा है, आइए हम भी सुने हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। आज यही तो फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ का हाफ। अब मजा आएगा, एक और चीज सीखोगे, द्रव्यमान एम मतलब मास गुणा गया MV स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी वेग, वेग का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूला रखो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर कोई भी संख्यात्मक राशि नहीं चलेगी, ठीक है। वो हाफ है चाहे नहीं है, उसे कोई मैटर नहीं है। अगर यहाँ पर हम 4 भी लिख दे तो गुणा भाग नहीं होने वाला है, वो हट जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं आया समझ में, देखो ये जो हम आगे से हाफ लिखे ना, तो ये कैलकुलेशन जो हम करेंगे विमीय सूत्र में, तो विमीय सूत्र कोई भी ऐसी संख्यात्मक राशि नहीं होती है, 1 2 3 4 ऐसी कोई भी राशि क्या विमीय सूत्र में आती है नहीं। अरे MLT यही सब तो है, कहीं देखा 1 2 3 4 नहीं ना, तो इसको नहीं लेते हम लोग, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, द्रव्यमान गुणा क्या वेग, ठीक है, स्क्वायर। अब लिखा है कर देते हैं, चलो। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा m गुणा गया, अब वेग है LT-1 का स्क्वायर है, दो बार है तो स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या आया, बराबर आया ML2 t माइनस के 2, t माइनस के 2। कुछ समझ में आया कैसे हुआ -2, यही आप लोग सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं ना, LT-1 का LT-2 कैसे हुआ, ये लोग आप सोच रहे होंगे। ये आपको जब आप इसके उपयोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अरे बहुत घबराओ मत, हम बता रहे हैं, देखो ये -1 है ना, इसका इसके साथ इंटू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी जब आप उपयोग मत सिखाऊंगा, अरे चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, अभी जब मैं उपयोग सिखाऊंगा ना बीमा का उपयोग, उसमें आपको पता चल जाएगा A+B, A×B, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाइट ले लेते हैं यार। गतिज ऊर्जा के बाद आता है आपका गुरुत्वीय। एक काम करो ना, ये आपके पास रिफ्रेशर है तो ठीक है, आप निकाल लेना, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बहुत है, बहुत प्रकार के हैं। एक आपका दाब है, ठीक है, दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। बल क्या हो जाएगा ML2 T-2 अपॉन क्षेत्रफल L स्क्वायर, क्या हो जाएगा MLT। लेकिन देखो 2 यहाँ पर है, एक और चीज देखो, अच्छा हुआ ये ले लिया, देखो L2 नीचे है, ठीक है, और L ऊपर है, ठीक है। अब ऊपर भी प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, ठीक है, तो प्लस से ये ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा ML, ठीक है, ओनली L तो बचेगा, एक ही L बचेगा, आप ML1 भी लिख सकते हो, ML, ओके, ML, ML, ठीक है, -1 T-2, ठीक है। नहीं आया समझ में, अभी समझाता हूँ, ये हाँ लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो MLT
-2 अपॉन एल स्क्वायर। अजी गलत लिख देगा, एल स्क्वायर। बल की विमा ये है, क्षेत्रफल की विमा ये है, हमने दाब की विमा निकाल ली है, ठीक है। m का m, l का -1 कैसे हुआ, इस l वाले को समझो, l है, l स्क्वायर है, ठीक है। अब समझो इस चीज को, ए भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इससे ये कटा, क्या बचा, कुछ बचा ऊपर, l कट गया, ऊपर क्या बचा, 0, लेकिन नीचे l है, ये चूंकि 2 है, इस एक अभी और बचा है। अरे 2 - 1 बराबर 1 ही तो होगा, ऊपर 1 था, नीचे 2 था, 2 में से 1 गया, बराबर 1 बचा, तो नीचे l एक अभी और बचा है, और हमने बोला अभी वो एक और बचा है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब समझ में आया माइनस का 1 कैसे हुआ कि नहीं आया? अरे देखो, यही मैं समझाना चाह रहा था, कैसे कैलकुलेट हो रहा है आप देखो, बी में सूत्र कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, आप ये देखो कैलकुलेशन कैसे हो रही है। देखो ऊपर एल था, नीचे भी एल टू है, ठीक है, ऊपर एक एल है, नीचे 2 एल है, तो नीचे वाले ने एक एल से अपने ऊपर वाले के एक एल को काट दिया, फिर भी नीचे वाले के पास एक एल बचा, और जब नीचे वाले के पास एक एल बचा तो ऊपर जाके वो क्या हो गया, माइनस में 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो बीमा आई वो ये आई, ठीक है। आगे चलते हैं, और कोई देखते हैं इंपॉर्टेंट अगर हो, जैसे विकृति, एक और है विकृति इंपॉर्टेंट, आ जाए, स्ट्रेन, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे प्रारंभिक लंबाई, एल अपॉन एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब एल है नीचे, ऊपर भी प्लस का एल है, एल से ऐड कर गया, क्या बचा, एल जीरो, यानी कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, कोई भी बीमा नहीं है, अतः विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। याद रखना, अगर एक भौतिक राशि कोई विकृति आपको दे तो विकृति क्या है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि यानी लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ यानी एल, प्रारंभ बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई भी उसकी एक लंबाई है, तो नीचे भी एल, तो एल से एल कटा, एल से एल कटा, अब एल से जब एल कट गया तो क्या बचा, एल जीरो, कुछ नहीं बचा, तो एल जीरो का मतलब कि इसकी कोई बीमा नहीं है, ठीक है। एक बार-बार आता है, देखो किसी भी प्रकार की अगर हम ऊर्जा ले लें, ठीक है, जैसे सभी प्रकारों की ऊर्जा, चाहे वो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा हो, कार्य बल आघूर्ण का विमीय सूत्र जो भी हो, वो यहाँ पे रख लो, जो ऊर्जा का है, वो किसी भी प्रकार का ऊर्जा का, ये बहुत बार आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आएगा। किसी प्रकार का जो ऊर्जा होती है उसका जो विमीय सूत्र है वो है ml2t-2, यही होगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी और कोई बीमा नहीं होगी। कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, अतिमान प्रत्यास्थ गुणांक, तृतीय प्रदान गुणांक, दाब और प्रतिबल की बीमाएं समान है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके रिफ्रेशर है, इसमें तो और बहुत है, 38 है, वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, वरना आपको 40 से 50 इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े एक और मेन टॉपिक पे, चलते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या शुद्ध संख्या की कोई बीमा बीमा नहीं होती है। ऐसी राशि को ऐसी राशि को बीमाहीन बीमाहीन राशि कहते हैं। जैसे हमने निकाला था, जैसे कोण है, ठीक है, विकृति हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल है, और आपेक्षिक घनत्व हो गया, पाई हो गया, साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इसको, देखो शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या, जैसे 1 2 3 4 ये शुद्ध संख्या की कोई बीमा नहीं होती है। शुद्ध अनुपात जैसे विकृति, कोण, पाई, साइन थीटा, टेन थीटा, इनकी भी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, छोटा सा पॉइंट है, इसको थोड़ा मेन चीज़ है, मतलब कुछ नहीं है यार, वो कह रहा है क्या, वो कहना चाह रहा है कि जो भी नंबर है 1 2 3 4 5, इसको हम बीमीय सूत्र में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, पाई, ये सब क्या है, बीमा नहीं होती है। विकृति कृति कुछ ऐसी राशियां भी हैं जो बीमाहीन होती है, इनकी कोई बीमा नहीं होती है, यही बता रहा है और कुछ नहीं। अब आता है एक मेन पॉइंट, बहुत ही मेन पॉइंट आ जाता है, और हमारी जिंदगी में भी स्टार नहीं, और साला स्टार भी थोड़ी ना बन रहा है, क्या करें, लाइफ की तो वाइट लगी है। अरे जैसा भी है, चलो मेरा स्टार है चलो, देखो किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर, हम किसी राशि का जब हम विमीय सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, विमीय सूत्र, जब हम किसी राशि का विमीय सूत्र देखते हैं, तो हम उसका मात्रक, क्या, मात्रक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब आपने कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, उसका आपने विमीय सूत्र देखा, ठीक है, और उसका मात्रक लिख दिया, यानी उसकी विमा देखी और विमा ज्ञात हो गई, तो आप उससे मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक देखें, कैपिटल जी, उसकी बीमा क्या है, कैपिटल जी की बीमा क्या है, अरे यार मैं तो लिखने के लिए लिख देता हूँ, चलो m-1 L3t-2, क्योंकि मेरे को याद है। आपका क्या होगा लाला, अभी बढ़ते हैं, चलो अभी बढ़ते हैं, चलो समझ में नहीं आया होगा, समझा देते हैं। देखो किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर देखकर हम उसका उसका मात्रक मात्रक
लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लो, लिख सकते हैं। जैसे जैसे कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या है, बीमीय सूत्र एम एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र है। पर आया कैसे, आप मेरे को, अगर मैं आपको चलो बोलता हूँ निकाल के दिखा दो, ठीक है, सूत्र भी चलो प्रदान कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सूत्र भी मिल गया। अब निकाल के दिखा दो मुझे, टाइम है आपके पास, थोड़ा सा टाइम है, चलो आप मेरे को इसका बीमा निकाल के दिखाओ, किसका, इसका, ये जी का जो कैपिटल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका बीमा मेरे को निकाल के दिखा दो, निकालो। निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, हमको पता है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। अरे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं हो पाएगा। अब चलो कराते हैं, आपको कोई चिंता की बात तो है नहीं, आप आए हो हमारे पास तो मस्त अंदाज से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, एकदम बोरियत की तरह से पढ़ने में कोई मजा नहीं आता। अरे हटाओ दुनियादारी भैंस की आंख, जब पढ़ाई करते हैं ना बैंक करके तो फुल मजे में किया करो, ऐसा कि कुछ है ही नहीं, 100 प्रॉब्लम है लाइफ में, बट व्हेन यू स्टडी देन यू रियलाइज कुछ है ही नहीं। नहीं निकाला होगा, पक्का जरूर नहीं निकाला होगा, मेरे को पता है नहीं निकला होगा। अजी कहाँ से निकलेगा, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं निकलेगा। अब चलिए पढ़ते हैं आगे, हम ही निकाल देते हैं, हमको पता है आप लोग मेरे लिए रुकोगे कब ये सलाह जाएगी करेगा, तो कर ही देते हैं। चलो देखो सूत्र क्या है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है। कैसे आता है, अरे 10 में पता होगा, 10 में पढ़ दिया होगा, गुरुत्वाकर्षण नॉर्मल सा सूत्र है। अब इतना थोड़ी ना 11 में आपको कोई बताएगा, ठीक है। अरे किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, माना ये दो पिंड M1 M2, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, ठीक है, आकर्षण बल, उनके बीच की दूरी r के वर्ग के समानुपाती होता है। तथा जी कहाँ से आया फिर, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो चलो समझ गए, जी कहाँ से आया, ये है नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो सब जगह क्या होगी, सेम होगी। गुरुत्वाकर्षण जी की जो वैल्यू है कैपिटल जी की, वो क्या होगी, चारों तरफ सेम होगी, ठीक है। चलो आप निकाल के दिखाते हैं, ये तो इतना छोटी सी बात थी, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, ठीक है। इतना डिटेल में यहाँ 11th में कोई डीपली जाता नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ना था, बट मैंने बता दिया कि ये सूत्र आया कैसे, ठीक है, उससे आया। अब यहाँ पर देखो, अब हमने निकालना है जी का, हमने जी का बीमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जी का। तो जी का बीमीय सूत्र देखने के लिए हमको जी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो जी इक्वल्स टू, देखो अब ये एफ इधर चले जाएगा, एफ, ये आर स्क्वायर अभी किसमें है, नीचे भाग में है, तो ऊपर गुणा में आ जाएगा आर स्क्वायर, और जो ऊपर गुणे में नीचे भाग में चले जाएंगे M1 M2, ठीक है, इधर का उधर किया हमने, ठीक है। ये मिल गया जी हमको सूत्र, ये मिल गया हमको सूत्र, सूत्र मिल गया जी, सूत्र जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब एक बात बताओ, जो बल है एफ, इसकी विमा क्या है, ML T-2, यही तो विमा है, और m द्रव्यमान है, m की विमा क्या हो जाएगी, m द्रव्यमान की विमा m, दूसरे m की विमा भी क्या हो जाएगी m, और आर स्क्वायर, आर क्या है, हम कहते हैं ना यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आर, ठीक है, तो आर क्या है, दूरी है, लेंथ है, तो इसकी क्या हो जाएगी एल, ठीक है, समझ में आया, अरे आ गया होगा अब तो। चलो इतने दूर आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं आप। सूत्र था जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, ठीक है, बीमा भी आपको पता चलिए, लग दो आप, एफ की बीमा ML T-2 आर स्क्वायर, तो इंटू में आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, तो L2 अपॉन M1 M2, M यानी मास गुणा गया दूसरे उसका मास M2, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस इन जो भी है उनके हमने बीमा लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, बीमा। देखो हमने जी की बीमा निकालनी है ना, तो जी की बीमा निकालने के लिए हमने जी का सूत्र लिख दिया एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, और सूत्र लिखने के बाद अब क्या करेंगे मित्र, उसके बाद उसके बीमे सूत्र लिख दो, अब इसको कैलकुलेट कर दो, उसकी बीमा निकल आवेगी, तो बीमा निकल आवेगी तो निकाल लेते हैं फिर। देखो एम का बावड़े एम लिख दो, ठीक है, एल इधर भी एल एल एल, अब देखो एल इधर 2 है, ठीक है, एल इधर 2 है, और इधर एल क्या है, कुछ और है, सिर्फ एक ही तो है, तो L3, एक इसका एल और दो ये एल, तो 3 एल हो गए, ठीक है। अब टी, तो टी माइनस का 2 तो माइनस का 2, अब अपॉन देखो 2 एम है, एम एम, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है जी, M2 है वो, M1 M2, ठीक है, यहाँ पर 2 ही हटा दो यार। चलो देखो इतना हो गया, अब आगे करो, ये क्या हो जाएगा, एम 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 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा जी, क्योंकि 2 एम है, ठीक है, इसको स्क्वायर नहीं यार अंदर ही लिख लेते हैं, चलो M2 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे प्लस का m ऊपर प्लस का m, क्या बोले थे हम कि जब सेम हो तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो अब देखो नीचे इसके पास दो थे, ऊपर उसके पास एक था, ठीक है, ऊपर एक था नीचे दो था, तो इसने अपने इसने इसके पास दो था, तो चूंकि इसके पास दो था तो इसने अपने एक से ऊपर वाले के एक को काट दिया, तो नीचे वाले के पास फिर भी एक बचा, ठीक है, एक बचा कि नहीं बचा, और जब ये नीचे वाला एक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो लिख दो भैया M-1 L3T-2, ये आ गया जी किसकी बीमा, ये आ गया आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा निकल आई। आया कुछ समझ में, नहीं आया, अरे यार चलो
एक लास्ट कोशिश करते हैं समझाने के लिए, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। वैसे दोस्तों अगर आने वाले टाइम पे मैं रहूँ ना रहूँ कोई बात ना, बट आप मस्त तरीके से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हाँ भाई लोग भी आपको देखते रह जाए। कम बैक करो अपना, एक कम बैक करो यार लाला, कम बैक करो, ठीक है। चलो देखो सूत्र हमको मिल गया जी। अरे हम कर क्या रहे हैं, पहले चलो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमने कहा कि किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक, अब मात्रक भी मत बोलना कि क्या होता है। अरे जैसे यार दूरी का मात्रक क्या है, हम दूरी नहीं बोलते, अरे वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। तो किलोमीटर एक मात्रक है। आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, अगर आप देखो सही मात्रक होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज आप जो है कि वहां गए, बाजार गए, ठीक है, तब वो राकेश अंकल की दुकान में गए, कोई भी राकेश अंकल हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है कि वहां पर बोल दिया कि मेरे को दे दो भिंडी, क्या दे दो जी, भिंडी दे दो। और आपने मात्रक भी लगाना जरूरी है। अगर आप उनको बोलोगे 5 भिंडी दे दो, क्या बोलेगा, अरे यार गरीब आदमी है साला, भिखारी 5 भिंडी मांग रहा है। लेकिन अगर आप वो बोलोगे कि मेरे को 5 केजी भिंडी दे दो, तो आपने जब केजी लगाया मात्रक, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला अरे यार ये तो बड़ा अच्छी पार्टी आई है, आज तो 5 किलो भिंडी एक ही बार में बिक गई। तो 5 केजी, जो इसमें केजी है ना किलोग्राम, ये एक मात्रक है, ठीक है। तो ऐसे ही जी का ही कुछ ना कुछ मात्रक जरूर होगा, तो वो निकालना है। अब वो कैसे निकलता है बीमा से, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और सही बीमा से सही मात्रक निकलता है, और सही मात्रक होना बहुत ही जरूरी है। अगर यही भिंडी आप जो है कि जाओगे, अब बोलोगे अंकल 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 5 मीटर भिंडी दे दो, 5 मीटर भिंडी दे दो, तो क्या करेगा, 5 मीटर तक भिंडी बिछाएगा फिर आपको देगा नहीं ना। इसलिए सही मात्रक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना कि राशि का, किसी भी राशि का विमीय सूत्र देखकर, ये जो विमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। उसका मात्रक, ये मात्रक जैसे ये मात्रक है किलोमीटर, मीटर, ठीक है, एम्पियर, ये सब मात्रक है ना, ठीक है। तो हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। जैसे जी का विमीय सूत्र इतना है, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया निकाल के, ठीक है। अब देखो कैसे आया, देखो जी का सूत्र पहले हमने निकाल लिया, अब वो कैसे निकाला पता चल गया आपको, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, ठीक है। अब देखो बल की बीमा क्या है, MLT-2, इस एफ की बीमा, बल की बीमा यही तो है, MLT-2, इंटू है इनके बीच में तो इंटू, ठीक है, इंटू। अब आर, हम बोलते हैं ना ये एक वृत्त है, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी आर है, ठीक है। तो आर क्या है, दूरी है, लंबाई है। तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, एल, चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे बचा M1 और M2, दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा M और M, ठीक है। अब कैलकुलेट करो आप, देखो यहाँ M है, यहाँ कुछ नहीं है, सीधा M लिख दो आप कोष्टक के अंदर, यहाँ L है, यहाँ L है, लेकिन यहाँ 2 L है, ठीक है। एक L तो ये खुद हो गया, 2 L ये हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, गुणे में है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो L3 हो गया, टी है माइनस के 2 है, ठीक है। तो यहाँ कोई टी है नहीं है, तो झंझट नहीं, साला लिखो सीधा -2 अपॉन, यहाँ एम है, यहाँ एम है, 2 एम है तो M2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 एम है, नीचे वाले के पास 2 एम है, ऊपर वाले के पास 1 एम है, तो नीचे वाले अमीर आदमी उसने अपने 1 एम से ऊपर वाले के 1 एम को काट दिया, फिर भी उसके पास नीचे 1 एम बचा। अब ये 1 एम प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर उतार दिया हमने -1, L3 का L3, T-2 का T-2, ये निकाला गया बीमा। अभी भी कुछ काम बाकी है शायद, बाकी है, क्या काम बाकी है, हमने ये थोड़ी ना निकालना था, हमने क्या करना था, हमने निकालना था इसका क्या, अजी मात्रक निकालना था, ठीक है। तो मात्रक के लिए आप यहाँ पर देखो, आप मात्रक के लिए यहाँ पर देखो, जैसे आप सभी को पता है, हमको हम हमेशा जब हम मात्रक लिखते हैं तो उसकी ऐसा यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे जी का मात्रक हम कहें तो एम का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है, हम किलोग्राम, ठीक है। एल, एल का मात्रक चूंकि दूरी है, एल का क्या हो जाएगा, वो 7 मैंने याद करो, 7 वो लिखाए थे मैंने, वो मूल राशियों और उनके मात्रक। तो एम का मात्रक केजी, एल का मात्रक क्या हो जाएगा, एल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। टी का मात्रक क्या हो जाएगा, टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अब बीमा निकालना सीखो, आप बीमा लगाना वाला सीखो कैसे। देखो बीमे में कैसे रखते हैं, देखो यहीं पर दिखा देता हूँ। एम की जगह आप लिख दो उसका मात्रक केजी, -1 तो -1, एल की जगह लिख दो आप उसका मात्रक, एल का मात्रक मीटर, तो मीटर, ठीक है। इसको पहले हटा दो, मीटर। 3 है तो 3, 3 है तो 3 क्या आ जाएगा, 3 है तो 3, टी सेकंड, सेकंड, -2 है तो माइनस का 2, ये आ गया जी, इसकी क्या आ गई, मात्रक आ गया। अब बोलोगे आज तक तो हमने ऐसा मात्रक नहीं देखा केजी, इसको पढ़ते हैं -1 इनवर्स -2, ठीक है। इसका मतलब जो केजी है -1 है, वो केजी किसमें है, नीचे है कि ऊपर है, नीचे है ना। और सेकंड भी क्या है उसमें, तो हम लिखेंगे मीटर क्यूब प्रति केजी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा जी। अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप ये, अरे यार ये क्या चोरी होगी, अगर आप ये भी नहीं करते हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये भी नहीं करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं जी, आप नहीं करते हो, ये वाला तो आप लिख लो, ठीक है। क्या किया हमने, अरे कुछ नहीं, एम का मात्रक क्या है, एम यानी मास, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम, तो किलोग्राम को किलोग्राम लिख दिया, -1 है तो -1 लिख दिया, L3 है, L है दूरी, दूरी को मीटर में नापते तो मीटर लिख दिया, ठीक है। 3 है तो 3 कर दिया, टी टाइम है तो सेकंड, सेकंड की जगह सेकंड लिख दिया, और -2 है तो -2, ये आ गया इसका मात्रक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, बताना चाह रहा था, गुप्त ऊष्मा,
किसको कहते हैं जी गुप्त ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? देखो गुप्त ऊष्मा, सपोज यहाँ पर पानी है, ठीक है, एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी ले लिया तो अब क्या करें, उसको हमने गर्म कर दिया, ठीक है, उसको हमने दिया हीट, ऊष्मा दी। अब ज़्यादा पटक मत, हीट दी, ठीक है। अब हीट दे दी, आपको नहीं बोलना, हाँ ठीक है, हीट। और जब इसको हीट दी, अब क्या हुआ, हीट दिया तो ये पानी गर्म हुआ, ठीक है, गर्म हुआ। पानी, जल का जो तापमान होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म पे वो कितना होता है, वो आता है 25 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद अभी पानी जब हमने डाला है, अब कहानी समझो, हमने कंटेनर में पानी लिया है और अभी पानी हमने जो कि जस्ट डाला है उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब आपने क्या कर दी, आपको थी ज़्यादा चुल, आपने लगा दी आग। दूसरे की ज़िंदगी में तो खूब आग लगाई होगी, ठीक है, यहाँ पानी में भी आग लगा दी। तो चलो पानी के नीचे हमने रख दिया कुछ भी, और गैस पे रख दिया हमने, ठीक है, कंटेनर को। यहाँ पर हो गया गर्म। जैसे ही वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है। पानी को क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, ठीक है, हीट मिल रहा है, और पानी गर्म हो रहा है। 99 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक यंत्र है टेम्परेचर नापने वाला, थर्मोमीटर, ठीक है, डॉक्टर वाला नहीं है, लेबोरेटरी वाला, वो लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर अलग आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखा भी दूँ, वेट, हाँ लेबोरेटरी, वेट, हाँ एक सेकेंड, लेबोरेटरी, अरे स्पेलिंग करना भूल गए, थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। खुल्ला भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है? अबे इमेज ही तो मांग रहा हूँ। और एक होता है थर्मामीटर। हाँ जी, आप समझ में आएगा जी। ओहो, ये हो गया हमार वाला थर्मामीटर, बोले तो डॉक्टर वाला थर्मामीटर। और ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, थर्मामीटर। और ई होता है डॉक्टर वाला थर्मामीटर, बॉडी वाला, ठीक है। ई को मत डाल देना तुम पानी में, ई वाला डालना है जी, ई वाला, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये सब हटाओ, ठीक है। अबे हटना यार, वापस आ। हम्म, अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, इस कंटेनर में आपने जब पानी दिया, ठीक है, अरे ले ही लेते हैं यार, आज आपको गुप्त उसमें ऐसा समझाऊंगा कभी आपने सोची ना होगी, ठीक है। केमिस्ट्री में थी ना कंटेनर, यहाँ से लेते हैं हम लोग। कंटेनर कंटेनर कंटेनर, बीकर ले लेते हैं यार, चलो। सपोज ये ले लिया बीकर, और कहाँ गया रे बर्नर, वेयर इज बर्नर। थर्मामीटर भी हमारे पास, ओहो वाह, क्या सॉफ्टवेयर है। थर्मामीटर कहाँ गया यार, चलो एक थर्मामीटर भी ले लेते हैं, ओके। और बर्नर, राइट स्टैंड स्केल्स, अपना बीकर होल्डर, क्या थे, रूबर, गैस ट्यूब, अडेप्टर, ड्राइंग वेट, वोल्ड, स्पेरिकल, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में रख दिया। अरे यार, आग नहीं दिख रही यार, साला आग कहाँ गया, बर्नर नहीं है क्या? अरे लैंप ही लगा दो लो, चलो ठीक है। अब समझो, हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ से दी हमने आग, ठीक है, स्टैंड पर रखा अभी, ये हो रहा है जी गर्म, ये हो रहा है गर्म, ठीक है। अभी इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हमने हीट दी, गर्म किया, ये 99 डिग्री सेल्सियस तक चले गया, हमने ये थर्मामीटर से नाप दिया, ठीक है। थर्मामीटर से हमने क्या कर दिया, नाप दिया, इसका टेम्परेचर इतना था, हमने थर्मामीटर से नापा, इतना हो गया, इस वाले थर्मामीटर से, ओके, इस वाले, इससे नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इतना हुआ, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान गया, लास्ट कितना गया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक गया। चलो यार टेम्परेचर इतना बढ़ गया। अब आप देखोगे कि आप तो अभी कंटिन्यूअस हीट दे रहे हो, लेकिन जब टेम्परेचर आप इससे नापोगे, इससे नापोगे, तो इसका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आपने जो हीट दी वो साला गया कहाँ, आपने जो उष्मा दिया, वो जो उष्मा दिया वो कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया, कहीं खो गया क्या, गुप्त हो गया क्या, गुप्त, गुप्ता जी, गुप्त उष्मा, गुप्ता जी गुप्त उष्मा, इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। देखिए, उष्मा दिया, लिया, ताप ना बढ़ा, आपने उष्मा उसको दिया या लिया और ताप ना बढ़ा ना घटा। जैसे ग्लास का पानी है या फिर इस बेकर कंटेनर का पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं बढ़ेगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। उष्मा अवस्था परिवर्तन इवेपोरेशन के रूप में कर लेगा। अब जो जो इसमें आप उष्मा दोगे ना, हीट, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में काम आएगा, यानी ये अब भाप बन के उड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद के रूप में, गैसेस के रूप में ये जाएगी ऊपर, ठीक है। अब वो जो हीट होगी वो अब इवेपोरेशन के लिए यूज होगी। अब उसके बाद आप तक हो गया, थर्मामीटर में हमने नाप लिया 100 डिग्री से सेल्सियस के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो वो हीट जा कहाँ रही है, हमने आग तो बहुत 6 घंटे हो गए लगा लगाए, वो गई तो गई कहाँ, ठीक है। तो वो उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा, यानी आपने उसको हीट तो दे रहे हो लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा कि आप टेम्परेचर हटा तो रहे हो लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस, अरे यार
लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है जी। गुप्त ऊष्मा समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा इतना हो गया। देखो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? अरे यार क्यों बार बार आ रहा है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है। गुप्त ऊष्मा वो होती है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति 1 kg, इतनी होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा अगर हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन दे आपको, डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं। डेफिनेशन इज मेक बाय यू, मेक बाय ह्यूमंस, बट क्या, वही जो आप देख रहे हैं, वेन एवर, कब, जब आपको पता हो। ओके, सो नाउ डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी पदार्थ के एकांक, एकांक द्रव्यमान के अवस्था, अवस्था में परिवर्तन हेतु स्थानांतरित, नांतरित ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, यानी किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान यानी सिंगल, वन, सिंगल, जैसे मैं हूँ, ठीक है, फिलहाल जैसे मैं हूँ, ठीक है। चलो एकांक द्रव्यमान सिंगल, यानी कि कोई इतना है तो उसका एक एक इतना छोटा सा पार्ट एकांक, ठीक है। एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन हेतु स्थानांतरित ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरित ऊष्मा को, यहाँ से हीट अंदर गई, वहां से हीट बाहर आई, तो इस स्थानांतरित ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा मतलब कि गुप्त तरीके से वो जा कहाँ रही है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो हम उस हीट दे रहे हैं बट वो गुप्त ऊष्मा जा कहाँ रही है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो यार आप क्या ही करें, ठीक है। यदि पदार्थ का द्रव्यमान m हो तथा उसकी गुप्त ऊष्मा L हो, यदि पदार्थ का द्रव्यमान m हो तथा उसकी गुप्त ऊष्मा L हो, तो उस उस पदार्थ की अवस्था, अवस्था में, या सॉरी, अवस्था में परिवर्तन हेतु स्थानांतरित ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? देखो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एम एल, सो एल इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन एम, यही सूत्र है, यही सूत्र है गुप्त ऊष्मा का। डेल्टा थीटा इक्वल टू एम एल से हमने निकाल दिया एल इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन एम, ठीक है। देखो हमने परिभाषा की लिखी, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान एम, ठीक है, के अवस्था में परिवर्तन हेतु स्थानांतरित ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि एल, ठीक है, डेल्टा थीटा, ठीक है, उसकी गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा थीटा अपॉन एम, यही सूत्र है, ठीक है। आई होप आपको गुप्त ऊष्मा समझ आ गया। अरे कुछ नहीं है, गुप्त ऊष्मा यानी कि गुप्त तरीके से दी जाने वाली ऊष्मा, जैसे गुप्ता जी गुप्त तरीके से घोटाला करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ऊष्मा जो है कि गुप्त तरीके से कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, वो किसी और चीज़ में यूज होती है, स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। उसमें उसमें समाहित नहीं होकर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। तो अब कल करेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग विमाओं के उपयोग स्टार्ट, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है बट मैं डिटेल में जा रहा हूँ, डीपली जा रहा हूँ कि समझ में आए और मजे से, ठीक है। इसके बाद हमारे कितने टॉपिक बचे हैं वो भी मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास विमाओं के उपयोग, ठीक है, विमाओं के उपयोग, बस उसके बाद कुछ उसमें विमाओं के उपयोग में ही मैं एक दो जरा एग्जाम्पल्स हैं। कल के पॉइंट्स में हमारे सिर्फ क्या है, एक तो विमाओं के उपयोग है, विमाओं के उपयोग, उपयोग, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है एग्जाम्पल्स, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं मेन, ठीक है, जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है, डेरिवेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। सारे न्यूमेरिकल हम इसके नहीं कर पाएंगे एक ही दिन में, या कर भी सकते हैं टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल कर देंगे भाई। इतना है कि मैं आपका न्यूमेरिकल जो है कल 70% न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो ही जाएगा इन तीनों को मिला के, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बच्चों तक उनको भी थोड़ा पढ़ने में मजा आए। बाय।